नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आज मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टिका और हमेशा की तरह जैसे हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आप सभी को तिथि से अवगत कराकर, तो बिल्कुल आज भी ऐसा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कार्यक्रम में आपको कि क्या है आज की तिथि। विक्रम संवत 2079, माह है पौष और आज है शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। तारीख है 4 जनवरी और दिन है बुधवार। इसी के साथ कामना करती हूँ कि आप सभी का आज का दिन शुभ रहे। और अब आगे बढ़ेंगे। और दर्शकों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बीता हुआ कल हमारे लिए किसी शिक्षक से कम नहीं होता है। वो हमें बहुत कुछ सिखलाता है, बहुत कुछ बतलाता है, और इसलिए हम हमारे कार्यक्रम में सेगमेंट लेकर आते हैं आज का इतिहास, ताकि हम और आप जान सकें कि इतिहास, बीते हुए कल का आज के दिन का इतिहास क्या है। लेकिन इतिहास हम आपको बिल्कुल बताएंगे। इतिहास के पहले आपको विचार बता देते हैं कि आज कार्यक्रम में हम आज का विचार क्या ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आज का सुविचार। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपको ज़िंदगी को समझना है तो पीछे देखो। जब भी हम अपने पीछे पलट के देखते हैं ना दर्शकों, तो हमें बहुत सारी ऐसी बातों का एहसास होता है कि क्या कुछ ऐसा हमारे पास आज है जो नहीं हो सकता था, और यही वजह हमें एक प्रेरणा मिलती है खुश होने के लिए। और जब हमें मोटिवेट होना है, यानी कि जब हमें देखना है कि आगे बढ़ना है, जीवन में सफल बनना है, तो हम आगे देखें कि क्या कितना कुछ है जो हासिल करने के लिए अभी बाकी है। बिल्कुल, तो इस विचार पर आप लोग ज़रूर ध्यान दें और जीवन में खुश रहें और अमल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि आज का इतिहास क्या रहा था। जी हाँ, तो आज के दिन 4 जनवरी के दिन क्या खास था आज के इतिहास में, जानते हैं। इंग्लैंड के किंग चार्ल्स ने 1642 में 400 सैनिकों के साथ संसद पर हमला किया था। इंग्लैंड ने स्पेन और नेपाल पर 1762 में युद्ध की घोषणा की थी। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 1 विकेट से हराकर अपनी पहली टेस्ट जीत सन 906 में हासिल की थी। किंग जॉर्ज 5 ने कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की आधारशिला 1906 में रखी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडीज के वायसराय विलिंगडन ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को 1932 में गिरफ्तार किया था। बर्मा ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा 1948 में की थी। चीन के सुरक्षा बलों ने कोरिया युद्ध के दौरान सियोल पर 1951 में कब्जा किया था। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहली बार स्वचालित मेट्रो ट्रेन 1962 में चली थी। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस का उद्घाटन 1972 में आज ही के दिन हुआ था। पाकिस्तान में 1990 में 2 ट्रेन की टक्कर में करीब 400 लोग मारे गए थे और लगभग 547 लोग घायल हुए थे। बांग्लादेश ने भारत को 1998 में उल्फा महासचिव अनूप चेतिया को सौंपने से इनकार किया था। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जफर उल्लाह खान जमाली के बीच 2004 में इस्लामाबाद में वार्ता आयोजित हुई थी। अमेरिका ने 2008 में श्रीलंका और सैन्य उपकरणों और सेवाओं की आपूर्ति पर रोक लगाई थी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2009 में यूपीए से नाता तोड़ा था। भारत में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के आदेश पर 2010 में शेयर बाजार के खुलने का समय 1 घंटा पहले यानी सुबह 9 बजे कर दिया था। तो दर्शकों, ये था आज का इतिहास और अब बढ़ेंगे आगे, लेकिन एक मीठे से भजन के साथ। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।
लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम। सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। जमुना की लहरें बंसी बटकी छैया किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। जमुना की लहरें बंसी बटकी छैया किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। श्याम का दीवाना तो सारा ब्रिज धाम। श्याम का दीवाना तो सारा ब्रिज धाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम। सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए। जिसके मन भाए ये उसी के गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए। जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। इतने प्यारे भजन के साथ, इतनी मीठी आवाज
मैं ये भजन सुनकर हम सभी का मन प्रफुल्लित हो गया, और इतनी अच्छी शुरुआत अगर दिन की हो गई हो तो क्या ही बात है। दर्शकों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारी आज की बात सेगमेंट की ओर। और आज की बात में दर्शकों एक बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि देखिए, ईश्वर से मिला जो कीमती उपहार है इस खूबसूरत, इस रंग बिरंगी दुनिया को देखने के लिए, वो है हम सभी की देखने की क्षमता। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस उपहार से वंचित हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में 39 मिलियन लोग ऐसे हैं जो नेत्रहीन हैं, और वहीं 253 मिलियन लोग ऐसे हैं जो दृष्टि विकार से पीड़ित हैं। जी हाँ, तो ऐसे लोगों की मदद के लिए, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल, मैं आपको बता दूं कि ब्रेल एक लिपि है जो स्पर्शनीय लिपि है, जिसके माध्यम से जो नेत्रहीन लोग हैं वो पढ़ने और अपने सपनों को साकार करने में सक्षम बने हैं। तो बिल्कुल आज हम इसी बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि विश्व ब्रेल दिवस कैसे क्या मनाया जाता है। और दर्शकों, इस विषय पर हमारे साथ कौन है बात करने के लिए, ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन इसके पहले आप सभी को मैं ये बता दूं कि लाइव फोन इन कार्यक्रम वैसे तो आप सभी जानते हैं, लेकिन एक बार याद दिलाना बनता ही है कि नमस्कार एमपी एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप हमसे जुड़ सकते हैं और बिल्कुल आज के विषय से संबंधित अगर कोई भी बात, कोई भी विचार आपके मन में हो तो उसे हमसे साझा कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स आप लिख लें, साथ ही साथ आपके टीवी स्क्रीन पर भी आप उन्हें देख सकते हैं। हमारा स्टूडियो नंबर है वो है 0755 2660049। इसी के साथ आप एक टोल फ्री नंबर भी लिख लें 1800-233-0040। तो इन फ़ोन नंबर्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और बिल्कुल हमारे कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आज के विषय पर बातचीत के लिए जो हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं वो बहुत मतलब इतनी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है दर्शकों। और डॉक्टर उषा शर्मा जी, और मैं आपको बता दूं कि वो एक समाज सेविका हैं और नेत्रहीन लोगों के लिए बहुत अग्रसर होकर बहुत सारे काम कर रही हैं। साथ ही साथ वो एक गायिका भी हैं, प्रचलित गायिका हैं, वो एक चित्रकार भी हैं, वो एक कवियत्री भी हैं, और वो हमीदिया कॉलेज में हिंदी प्रोफेसर भी, यानी कि कहूँ कि शिक्षिका भी है। तो सोचिए, एक व्यक्ति और इतने सारे काम। तो बिल्कुल आइए सबसे पहले उनसे मिलते हैं। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों, खास बात ये है कि आज की हमारे विशेषज्ञ होने के साथ साथ ये हमारे आज की मेहमान भी हैं, और इनके साथ स्टूडियो में एक पर्सन और उपस्थित हैं। बिट्टू सेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिट्टू सेन जी से आज हम जानेंगे कि कैसे इन सारी परेशानियों का सामना करते हुए वो जीवन में किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल सबसे पहले हम उषा मैम से बात करते हैं और जानते हैं कि मैम, जो ये विश्व ब्रेल दिवस है, ये क्या है और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार है, और साथ ही उन सारे दृष्टिबाधित पूरे विश्व में उन व्यक्तियों को मनुष्यता के नाम पर जो बहुत सारे काम दृष्टिबाधित होने के बावजूद कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समाज में बहुत कार्य भी कर रहे हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी विधाओं से जुड़े हुए हैं। तो उनमें एक कमज़ोरी है, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा हम एक सशक्त पक्ष देखते हैं। इसलिए उनको मैं सर्वप्रथम नमन करती हूँ, क्योंकि हमारे पास तो नेत्र हैं, बहुत सारे लोगों के पास हैं, दृष्टि है, फिर भी बहुत सारे लोगों को हम समाज में देखते हैं कि वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और बहुत आगे बढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, कहीं किन्हीं ऐसी आदतों से लिप्त हैं जहाँ पर वो अपने जीवन को पीछे धकेल रहे हैं। तो इसलिए मैं ऐसे लोगों के प्रति बहुत समर्पित भाव से जीती हूँ और उन्हें बहुत प्रेम करती हूँ। आज 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस हम मना रहे हैं, और यह दिवस मनाने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि हम पूरे विश्व में एक ऐसी जागृति लाएं कि ब्रेल लिपि के बारे में अधिक से अधिक दृष्टिबाधित
व्यक्ति, विद्यार्थी और जन्म से जो नहीं देख पा रहे हैं, जब वो स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, स्कूल में जाते हैं, तो उनको ये लिपि का ज्ञान हो और इस लिपि के माध्यम से वो निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो लुई ब्रेल जो हैं 1809 में उनका जन्म हुआ था फ्रांस में, और 3 साल तक तो उनके नेत्र थे। लेकिन उनके जो पिता थे फ्रांस के राजमहल के लिए घोड़े की काठी और जीन्स बनाने का काम करते थे। तो बाल्यकाल में ही वो अपने पुत्र लुईस का सहारा लेते थे और वो उन्हें सहायता करते थे। इसी बीच, इसी दौरान उनकी किसी औजार को उठाते समय आँख में चोट पहुंची और वो आँख जो है वो डैमेज हो गई, और उस आँख के कारण उनके परिवार में थोड़ा सा इतने समृद्ध नहीं थे, गरीबी थी, और उन्होंने उस आँख को डॉक्टर को नहीं दिखाया, उसमें पट्टी बांध दी। लेकिन बाद में वह आँख पूरी तरह से ख़राब हो गई और उस आँख के प्रभाव में दूसरी आँख भी ख़राब हो गई, और इस तरह से वे दृष्टिबाधिता का कहना चाहिए कि उनके जीवन में एक ऐसा पक्ष आ गया जिससे वो दृष्टिहीन हो गए। तो दृष्टिहीन तो हो गए, लेकिन जो उनके भीतर जो प्रतिभा ईश्वर ने दी थी, जो इंटेलिजेंस था, तो जो इंटेलिजेंस है, जो प्रज्ञा है, जो बुद्धि है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। जब तक हमारी सांसें हैं, हमारा जीवन है, वो प्रज्ञा, वह बुद्धिमत्ता हमारे साथ चलती है। तो लुईस के साथ भी ऐसा ही हुआ, और उनके पिता ने जब उनको एक जो ब्लाइंड लोगों का इंस्टीट्यूट था, संस्था थी, स्कूल था, उसमें उन्होंने उनका दाखिला करा दिया फ्रांस में। और वहाँ पर उन्होंने जब दाखिला लिया तो उनकी प्रतिभा का उनके शिक्षकों ने परिचय प्राप्त किया, और इस प्रकार से लुईस जो हैं वो निरंतर आगे बढ़ते गए, और आगे चलकर 16 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने इस लिपि को जन्म दिया। और ये लिपि जो है एक सैनिक बार्बर के संपर्क में, कैप्टन के संपर्क में वे आए थे, और उन्होंने देखा जो सैनिक जो होते हैं वो रात में नाइट राइटिंग जो होती है उसका सहारा लेते थे, जो रात में पढ़ी जा सकती थी। तो संकेतों की भाषा थी, और उसी से प्रेरणा पाकर लुईस ने बाद में ये संकेतों की भाषा जो है वो विकसित करी, और इसमें 6 बिंदुओं से उन्होंने 64 संकेत बनाए, और जो आज पूरे विश्व में बहुत अधिक हम कहते हैं कि उनके लिए सम्मान का विषय है, और ऐसे व्यक्तियों को वो लाभान्वित कर रही है लिपि, जिससे वे अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे विकसित कर रहे हैं, और न केवल विकसित कर रहे हैं बल्कि समाज को भी बहुत कुछ दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, जो आज का विचार था उसमें यही बात थी कि अगर आगे बढ़ना है, अगर ज़िंदगी जीनी है तो आप आगे देखिए। और बिल्कुल लुईस फिलिप ने, ब्रेल ने भी बिल्कुल यही किया। उनके अंदर टैलेंट था। उन्होंने सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति जो देख सकता था और किसी कारणवश वो अपनी आंखों की ज्योति खो दे तो वो कितना हताश हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुए। उन्होंने क्या किया कि जो परेशानी है उस परेशानी से वो उभरे, आगे बढ़े, और अपने साथ साथ उन्होंने कितने करोड़ों लोगों की भी वो उस वक्त उन्होंने मदद करी उस लिपि को इजाद करके। और आज के वक्त में भी जब वो इस दुनिया में नहीं है तब भी वो अपने एक आविष्कार से कितने लोगों तक मदद पहुंचा ही रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हमेशा प्रेरणा से भरे रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा आप ज़रूर करेंगे। मैम, जो ये लिपि है, ब्रेल लिपि है, ये क्या टेक्निक है? जैसे कि आपने बताया कि ये कुछ बिंदुओं पर आधारित है, क्या कुछ लिखने के लिए कुछ खास तरीके का कागज़ यूज़ किया जाता है, और किस तरह, अगर वो सिर्फ 6 बिंदुओं पर है तो किस तरह उसे समझा जाता होगा, किस तरह चीज़ें उसमें एक्सप्लेन करी जाती हैं? ये एक बिंदु जैसे इसके लिए एक विशेष तौर पर मोटा कागज़ लिया जाता है ब्रेल लिपि के लिए, और इस कागज़ में डॉट्स जो हैं वो आसानी से उकेरे जाते हैं, और वो डॉट्स जो होते हैं, बिंदु जो होते हैं, वो इस तरह के होते हैं कि उनमें हाथ फेरने पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक एक बिंदु का हमें आभास होता है। तो हमारे साथ जो बिट्टू सेन हैं, इन्होंने ये ब्रेल लिपि पढ़ना और लिखना दोनों सीखी है, और मैं सोचती हूँ
कि हमारे साथ ब्रेल लिपि को जानने वाले बिट्टू सेन एक्सपर्ट हैं और वो ज़्यादा कुशलता से बता जी, पाएंगे। बिल्कुल। मैं जहाँ तक जानती हूँ वो ये जानती हूँ, मैं भी खुद प्रयास कर रही हूँ इस लिपि में प्रवेश करने का, क्योंकि यदि मैं इन लोगों के लिए काम कर रही हूँ, मैं कविताएं लिखती हूँ, गीत लिखती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे गीत और कविताएं इन तक पहुँचें और मैं इनके साथ अपने विचारों को साझा कर पाऊँ। तो चूँकि हम यहाँ भोपाल में सीमित विद्यार्थियों से ही, जितने भोपाल के कॉलेजेस हैं उन सभी विद्यार्थियों से मेरा संपर्क है, लेकिन यह एक सीमित संपर्क है। मैं चाहती हूँ मेरे पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थियों के लिए और ऐसे बच्चों के लिए मैं काम करूं जो कि स्कूल एजुकेशन में भी हैं और कॉलेज एजुकेशन में भी हैं, क्योंकि यदि हम अपने देश को विकसित करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो हमें ऐसे व्यक्तियों की मदद करनी होगी जो समाज की मुख्य धारा के साथ मिलकर अपने विचारों को साझा करें, जीवन को उन्नत बनाएं। तो मैं बिल्कुल। चाहूँगी जी, कि बिल्कुल, आप तो- बिट्टू सेन से ये बात जी, पूछें। बिट्टू जी पुनः तो स्वागत है, आपका कार्यक्रम है। Thank you, बिट्टू मैम। जी, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैम वर्तमान में मैं बीए सेकेंड ईयर कर रहा हूँ कॉलेज आर्ट्स, हमीदिया एंड आर्ट्स जी। कॉमर्स कॉलेज से। जी और फर्स्ट से लेके 10th तक मैंने इंदौर में पढ़ाई की जी और 11th 12th बैतूल से। जी और जो कि आज बहुत ही विशेष दिन है, जो कि हमारे लिए और हम सभी दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ब्रेल जो है हमारा एक मुख्य आधार है, जिन्हें हम लिख और पढ़ सकते हैं। जी तो जैसे कि अभी अभी बताया गया कि 6 डॉट और 64 आकृतियों से ब्रेल बनती है। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये जो ब्रेल है, जिन्हें हम याद करते हैं, वो एक कोड वर्ड, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हर एक डॉट्स का जो है अलग अलग कोड्स रहते हैं, है ना। और आपके जैसे हम लोग नॉर्मल में मात्राएं याद करते हैं, जी। अनार आम, तो उसी तरह से हम लोग भी ब्रेल की कुछ कोड्स बने हैं, उनको याद करके और पढ़ और लिख सकते हैं जी उसी से याद करके। जी। तो आप, जैसे कि आपने बताया कि आप कॉलेज में हैं, आपकी जो बुक्स हैं तो क्या वो इसी लिपि में हैं वो सारी बुक्स? नहीं मैम, कॉलेज में इस लिपि में बुक्स नहीं मिलती हैं, अवेलेबल नहीं हैं। जी और हम कॉलेज का जो कोर्स है, सिलेबस है, जी। उसको हम ऑडियो में रिकॉर्ड करके और उसको सुनते हैं। और कहीं से पीडीएफ अवेलेबल हो तो पीडीएफ से ही हम कुछ एप्लीकेशंस के माध्यम से हम इसको पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो जो आपने जो स्कूल की जो आपकी शिक्षा रही है, क्या जी। उसकी बुक्स आपको इस लिपि में उपलब्ध जी थी? जी 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 बिल्कुल। जी। फर्स्ट से लेकर 10th तक तो हमको कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि 10th तक की बुक अवेलेबल थी। जी और 12th और 11th में थोड़ी सी हमको परेशानियों का सामना करना पड़ा। और जो नॉर्मल कोर्स जो नॉर्मल बुक रहती है, उनसे हमें पढ़वा के और उसके नोट्स जो है अलग से बनाना पड़े थे। बाकी 10th तक हमने बिना किसी दिक्कत के पढ़ाई की। बिट्टू जी, बहुत बार ऐसा मन में विचार भी आता होगा और कई बार काफ़ी सारी ऐसी कठिनाइयाँ आती होंगी जो मन को हताश कर देती होंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त क्या चलता है मन में, कैसे उस हताश, उस डिसअपॉइंटमेंट को कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे उबरते हैं उससे आप? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे जीवन में कई ऐसी कठिनाइयाँ आई, कई ऐसे पड़ाव आए जिससे हम घबराते भी हैं और आगे भी बढ़ते हैं। तो एक नई उमंग फिर हमारे मन में आ जाती है कि चलो आज हम इस, जब छोटी सी मुसीबत से हम डर गए तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो इसी दौरान हम लोग, जब भी हमको कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम अपने मन को शांत करके और आगे का सोच के फिर हम वैसे ही कार्य करते हैं। कितनी अच्छी बात बिट्टू जी ने कही है कि अगर हम छोटी सी कठिनाइयों से डर जाएंगे, डर कर बैठ जाएंगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। बहुत ही एक प्रेरणाजनक बात बिट्टू जी ने कही। मैम, जैसे कि बिट्टू जी ने बताया जी। कि
कॉलेज की बुक्स तो अवेलेबल नहीं है उस लिपि में, स्कूल में थी तो काफ़ी आसानी थी, और अभी कॉलेज में ये बुक्स नहीं है, तो मैम क्या इस ओर कोई प्रयास करे जा रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको कॉलेज की जो भी डिग्री कोर्सेज हैं वो भी इस लिपि में उपलब्ध कराई जाए? ये प्रयास बहुत कम जगह है भारत में। देहरादून में है कुछ प्रयास चेन्नई में इंस्टीट्यूट्स के द्वारा किया जा रहा है, और कुरुक्षेत्र के पास भी जगह है जहाँ से ये ब्रेल लिपि में किताबें प्रिंट होती हैं। पर जो डिग्री मिलती हैं कॉलेज के स्तर पर, विश्वविद्यालयों से जो बीए की डिग्री मिलती है और एमए की डिग्री मिलती है सभी विषयों में, तो इन विषयों में ब्रेल लिपि में पूरी सामग्री उपलब्ध नहीं है। बहुत छुटपुट कहीं कुछ सामग्री मिलती है। तो यहाँ पर इस जो विद्यार्थी हैं उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इन दिक्कतों का जो बच्चे सामना कर रहे हैं इसको मैंने महसूस किया महाविद्यालय के विद्यार्थियों के माध्यम से। तो मेरी जो करुणा है वो महाविद्यालय के एक विद्यार्थी से उसको परेशानी में देखकर जागी, और फिर मैंने निश्चित किया कि आगे मैं सारे विद्यार्थियों के लिए काम करूंगी। तो सबसे पहला मेरा प्रयास था कि जब हम समाज में कोई कार्य करना चाहते हैं और ब्रेल लिपि के माध्यम से हम इन्हें मदद करना चाहते हैं, ख़ास तौर से इनकी पढ़ाई में, तो क्या करना चाहिए मुझे। तो मैंने उसके लिए दिन चुना 2021 रामनवमी के ठीक एक दिन पहले मैंने ब्रेल लिपि की पुस्तकें का पता किया कि कहाँ प्रिंट होती हैं, और फिर मैंने रामचरितमानस की कई प्रतियां और उनमें विशेषकर सुंदरकांड की प्रतियां अलग से बुलवाईं, ताकि बच्चे जो हैं स्वस्वर सुंदरकांड का पाठ कर सकें। ब्रेल लिपि को जानने वाले बच्चे रामायण का ज्ञान करें, हमारी भारतीय संस्कृति को जानें, और हमारे भारतीय संस्कृति के आदर्श रहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को जानकर वो इनका गुणगान भी करके और इनकी सुंदरकांड का पाठ करके आगे चलकर अपने जीविकोपार्जन के लिए भी एक साधन बना सकते हैं उस गायन को। और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए भी हमने ब्रेल लिपि में हनुमान चालीसा की प्रतियां इनको बांटी, जिससे कि ये वीर हनुमान का स्मरण करके अपने भीतर अपनी हिम्मत को, जो हार जाते हैं बार बार, उस हिम्मत को एक ओज में परिवर्तित कर सकें और उसके सहारे आगे बढ़ने की प्रेरणा पाएं। और साथ ही इनको कैलेंडर भी बांटा, जिससे कि ये कैलेंडर को देखकर ये जान सकें कि ब्रेल लिपि के कैलेंडर किस तरह के होते हैं। और अभी वर्तमान में मेरा एक स्टूडेंट है राकेश चौधरी, वो भी कैलेंडर तैयार कर रहा है, और मेरा प्रयास है कि जब वो कैलेंडर तैयार कर लेगा तो हम सरकारी संस्थानों में, ख़ास तौर से सामाजिक न्याय विभाग के जो आयुक्त हैं, प्रमुख सचिव हैं, हम वो कैलेंडर उनको देंगे। और ये कैलेंडर जहाँ तक हम हम पैसा अपना ही लगा रहे हैं, तो ये कैलेंडर जब पहुंचेगा सरकारी संस्थानों में, तो मैं सोचती हूँ वे संस्थान जो बच्चों की मदद करने के लिए सरकारी तौर पर आगे आ सकते हैं और आ रहे हैं, तो उनके भी दृष्टि में ये बात आएगी कि हमारे जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं वो कितना काम कर सकते हैं, और फिर उनको मदद के लिए एक और भी पहल हो जाएगी कि उनको कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से भी इन कामों के लिए मदद मिलने लगेगी। तो हम सोचते हैं कि पूरे भारतवर्ष में यह कैलेंडर हम बांट सकेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रयास अभी शुरू किया है। देखिए ये प्रयास कहाँ तक और कब तक हमारा विकसित होता है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, हम बहुत जल्दी ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 2 वर्षों में हमने बहुत गति पाई है और तीव्रता से मैंने विद्यार्थियों के बीच बहुत सारे कार्य किए हैं। इसके साथ ही मेरे जज्बे को देखते हुए महाविद्यालय में मुझे विशेष रूप से हमारे प्राचार्य डॉक्टर पुष्पलता चौकसे मैडम ने मुझे कई कार्य सौंपे हैं, जिसमें उन्होंने 2 कक्ष अभी उन्होंने आवंटित कर दिए हैं। जैसे ही उन्होंने पदभार संभाला
और उनको पता था कि मैं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कार्य कर रही हूँ, समाज सेवा कर रही हूँ, तो मैं बाहर कर रही थी, लेकिन महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी कर रही थी और बाहर भी कर रही थी। मैम जैसे कि आपने कहा एक छोटा सा प्रयास, मैं यहाँ बोलना चाहूँगी ये बिल्कुल भी छोटा सा प्रयास नहीं है, बहुत बड़ा कदम है। और आप मानिए जब जब ये बातें जब ये प्रयास आपका प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इतने करोड़ों बच्चे होंगे जिन तक ये मदद पहुंचेगी। और वो कितने बच्चे ऐसे होंगे जो अपने बहुत सारे सपने लेकर बैठे हैं लेकिन उन्हें राह नहीं मिल पा रही है उसे पूरा करने की, बिल्कुल उन्हें एक राह मिलेगी। और दर्शकों, मैम से बातचीत जारी रहेगी, बिट्टू जी से भी हम आगे जानेंगे। और लेकिन अभी वक्त हो गया है कार्यक्रम में आप सभी को पर्यटन पर लेकर चलने का, तो बिल्कुल चलते हैं पर्यटन पर। नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। भोपाल के नजदीक होने से पर्यटकों के आकर्षण का विशेष केंद्र बना हुआ है। यहाँ ऐतिहासिक धरोहरों के साथ प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों ने इसके पर्यटन आकर्षण में चार चांद लगा दिए हैं। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में नरसिंहगढ़ का किले का मंदिर, अमर शहीद स्वर्गीय कुंवर चैन सिंह जी की छतरी देखने लायक है, जो वीरता और बलिदान की गाथा कहती सी प्रतीत होती है। यहीं पर किले के पास एक सुंदर तालाब बना हुआ है, जो ऐसा लगता है कि मानो कश्मीर की डल झील हो। उसमें नौका विहार करने का आनंद ही कुछ और है। नरसिंहगढ़ नगर से 8 किलोमीटर पर मध्य प्रदेश का इको पर्यटन स्थल घोषित चिड़ी खोह स्थान है। ये प्राकृतिक छोटी झील हरे भरे सुगंधित जंगल के साथ आने वाले का असीम शांति के साथ स्वागत करती है। यहाँ पहुंचकर मन ताजगी से भर जाता है। यहाँ संरक्षित पशु वन क्षेत्र भी है। मुख्य रूप से जंगल में हिरन, भालू, जंगली सुअर आदि जानवर स्वतंत्र रूप से विचरण करते दिख जाते हैं। यहाँ पर पर्यटकों के विश्राम हेतु वन विभाग का वन निवास क्षेत्र भी है। चिड़ी खोह से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो साका श्याम जी का मंदिर है, जो लगभग 500 वर्ष पूर्व श्रीमती भागाबाई द्वारा निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि ये मंदिर एक ही रात में बनाया गया था। इसी के पास एक महल भी था, जिसमें रानी साहिबा श्रीमती भागवती बाई रहा करती थीं। ये मंदिर स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें सभी देवी देवताओं और हाथियों का चित्रण इसे बार बार देखने के लिए प्रेरित करता है। यहीं पर धार्मिक गंगा जमुनी तहजीब को याद दिलाती प्रसिद्ध 12 खंबा चिश्ती की मजार है, जिस पर सभी धर्मों के लोग अपनी मन्नतों को लेकर भारी संख्या में पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर जो कोई भी मन्नत मांगता है, उसकी वो मन्नत पूरी होती है। तो दर्शकों, हम सभी ने अभी घूमा नरसिंहगढ़। जी हाँ, तो आज पर्यटन पे हम आपको लेकर गए थे नरसिंहगढ़। वापस से आते हैं कार्यक्रम में और हमारी बातचीत का सिलसिला फिर से जारी करते हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर उषा शर्मा उपस्थित हैं, उन्हीं के साथ बिट्टू सेन जी भी हैं। तो बिट्टू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, क्या आगे करना चाहते हैं आप? मैम, सबसे पहले मैं बता दूं कि फ़िलहाल मेरे बहुत
बहुत कुछ सपने हैं जो जी। कि मैं साकार करना चाहूँगा। हम्म, जैसे मुझे कंप्यूटर ऑपरेट करना अच्छा लगता है, हम्म, और मैं चाहूँगा कि मुझे आईटी कंपनी में यदि कुछ पद मिल जाए हम्म, तो मैं वहाँ पर देश के लिए और कुछ करना चाहूँगा। हम्म, और यदि ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा है। और ऐसे कई चीज़ें हैं जो कि मैं करूँगा। बैंकिंग क्षेत्र में भी जाना चाहूँगा। बैंकिंग क्षेत्र में कुछ भी अ, जो भी सेवा हो वो मैं करना चाहूँगा अपनी तरफ से। और साइबर सेल में भी मैं मतलब प्रयास इन करूँगा। सभी चीज़ों में जी, आपकी रुचि है। जी, जी। बिल्कुल, और कितनी अच्छी बात है। देखिए, इनके सपने, इनकी रुचि सीमित नहीं है, ढेर सारे हैं। बिल्कुल, और यही जो चीज़ें होती हैं ये हमें प्रेरणा देती हैं दर्शकों। मैम, जैसे कि जी। बिट्टू जी के सपने हैं बहुत जी। सारे कि वो ये भी करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं, और जी। जैसे ही भविष्य में उनको जो भी अवसर मिलेगा वो उसका बिल्कुल पूरा भरपूर फ़ायदा लेंगे ही। जी, तो जी। मैम, ऐसे लोग जो ढेर सारे सपने लेकर बैठे हैं लेकिन बहुत सारी बाध्यता है उनके राह में, तो मैम पढ़ाई के क्षेत्र में आप क्या कर रही हैं उनके लिए, कैसे कार्य? हाँ, मैंने इनके लिए सबसे पहले जब मैं पहली बार इनके हॉस्टल में गई थी छात्रावास में, तो वहाँ पर जब इनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, संवाद हुआ, तो उस संवाद में मैंने जाना कि इनकी क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, इनके क्या सपने हैं, और मैं उनको किस तरह पूरा कर सकती हूँ। तो सबसे पहला मेरा ये प्रयास था कि पहले हम बच्चों को जो है हम पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे पहले उनकी जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करें और उसके साथ उनकी मदद करें। तो हमने प्रयास किया कि जो बच्चे हैं वो पाठ्यक्रम को ही नहीं समझ पाते हैं, बिल्कुल। तो जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को मैंने सबसे पहले इन लोगों को भेजा और किस तरह से उसका अध्ययन करना है ये बताया। इसके बाद जब ये अपने पाठ्यक्रम से परिचित हो जाते हैं तो उसके बाद इनकी जो भी समस्याएं आती गई प्रत्येक विषय में, तो मैंने संपर्क किया कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट से और उनके बारे में समझा कि इनको कैसे किस किस के पास भेजा जाए, ये एक प्रयास किया। फिर इसके बाद बच्चों की जो सपने, जैसे कि बिट्टू सेन ने बताया, तो इनके सपनों के बारे में मैंने समझा कि ये क्या क्या सपने हैं, सबसे बातचीत की और निष्कर्ष रूप में ये जाना। कुछ बच्चे पटवारी बनना चाहते हैं, उन्होंने कहा हम सिर्फ पटवारी बनना चाहते हैं, हम और कुछ नहीं बनना चाहते। कुछ बच्चों ने कहा कि हम डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चों ने कहा कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, कुछ बच्चों ने कहा कि हम शिक्षक बनना चाहते हैं, कुछ बच्चों ने कहा कि हम संगीत के क्षेत्र में रुचि रखते हैं और हम तो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, संगीतकार बनना चाहते हैं, गायक बनना चाहते हैं। ऐसे मेरे पास निष्कर्ष रूप में ये बिंदु उभर कर आए। जी। तो मैंने क्या किया कि बच्चों को के लिए एमपीपीएससी की कक्षाएं आरंभ की। जो एमपीपीएससी की कक्षाएं चलाते हैं, बच्चों को हेल्प करते हैं, निशुल्क सहायता करने के लिए उन्होंने मेरे से बातचीत करी। ऐसे रिटायर्ड एसडीएम और मध्य प्रदेश के एमडी जिन्होंने कि कमिश्नर का प्रभार संभाला था मध्य प्रदेश में, डॉक्टर आर.एल. भम्मानी से मैंने संपर्क किया और डॉक्टर आर.एल. भम्मानी ने सहर्ष स्वीकृति दी मुझे कि मैं ऐसे बच्चों की निशुल्क सेवा करूंगा। यदि आप कहती हैं, आप सेवा के लिए आगे बढ़ी हैं, तो मैं भी अपने हाथ बढ़ाऊंगा। और हम देख रहे हैं कि ये पूरा सेशन 21 और 22 का उन्होंने अपनी निशुल्क सेवाएं प्रदान की हैं और इसमें उन्होंने नेट की तैयारी, बच्चों के लिए जो फाइनल ईयर के हैं उनके लिए, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे बच्चों के लिए भी वह सारी सामग्री उपलब्ध कराते हैं, ऑनलाइन कक्षाएं चलाते हैं और मैं भी हिंदी भाषा का समय समय पर इनको ज्ञान देती रहती हूँ। और इसके साथ साथ कैसे परीक्षाएं हम उत्तीर्ण करेंगे इसकी टिप्स देती रहती हूँ, जुड़ती रहती हूँ। चूँकि मैं कॉलेज में बहुत सारा समय देती हूँ और इसके साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी मेरा बराबर सामाजिक सरोकारों से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो निरंतर मेरे अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम भी गायन से संबंधित या और भी विधाओं से संबंधित चलते रहते हैं। उनके साथ साथ मेरा पहला और अहम
जो एक लक्ष्य होता है वो हमारे बच्चों के लिए ही हेल्प का होता है। तो जितनी मैं समय निकाल सकती हूँ इनके लिए मैं समय निकालती हूँ। और इनके लिए मैंने कह रखा है कि यदि आधी रात को भी तुमको कोई कष्ट है तो मुझे तुम फ़ोन कर सकते हो, मैं कितनी कोशिश करके तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ मैं उस समय सोचूंगी, लेकिन तुम मुझे फ़ोन पे बता सकते हो कि हमें मैडम ये बिल्कुल। कष्ट है और हमें यानी ये हर कठिनाई है। वक्त आप उनके हाँ। के मदद के लिए के लिए बिल्कुल तत्पर हर वक्त रहती हूँ। तत्पर हैं। बिल्कुल। बिट्टू जी, कैसे मैम से संपर्क हुआ था आपका? मैम, मेरा संपर्क पहली बार जो है कॉलेज में ही हुआ था, और इन्होंने जब मुझे देखा, यानी कि हम सभी को, हाँ तो इन्होंने ही मुझे एडमिशन जो है वो करवाया था जी। इन्होंने, और यही आगे आए और ये इन्होंने ही सारा नक्शा मुझे बताया कि यहाँ पे अपन को ये करना है। समय समय पे ये मैम अपना कार्य करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से अब हमको इन्होंने कार्य करना सिखाया कि किस तरह से हम कॉलेज में आगे बढ़ सकते हैं और पढ़ाई के क्षेत्र में, और यहाँ तक कि हमारे जो राइटर्स होते हैं जो कि लिखते हैं, इन्होंने उनका भी प्रोवाइड कराने का बोला है। और और बिट्टू जी, मैंने जहाँ तक सुना है उषा मैम के बारे में ये कि जब वो आप सभी के बीच होती हैं तो उन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप लोगों को ये आभास हो जाता है कि उषा मैम, शर्मा मैम हमारे आसपास हैं। मैम जी, सही जी, कहा ना बिल्कुल, मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बच्चे चहक के कहते हैं, यदि वो कैंपस में मिल जाते हैं तो मुझे चहक के कहते हैं, शर्मा मैडम आपकी आवाज़ आ गई। तो मैं तो तुरंत बच्चों के पास दौड़ जाती हूँ, तेज़ कदमों से चलती हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ वहाँ ना भटके मेरे लिए, और मेरी आवाज़ का सहारा पाकर आगे बढ़ने की चेष्टा ना करें। मैं कहती हूँ वहीं खड़े रहो, मैं तुम्हारे पास ही आ रही आपकी हूँ। आवाज़ बातचीत सुनकर मतलब करने वो के लिए। चहक उठते हैं। या- बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल। और उषा मैम, हाँ। संगीत की बात निकली थी तो जी। कहीं ये बात कहीं बातों बातों में पीछे ना छूट जाए, क्योंकि जी। आप एक गायिका भी हैं। जी। तो बिल्कुल आपकी मीठी आवाज़ में एक जी। भजन हम सुनना चाहेंगे। जी, मैं भजन सुनाने से पहले एक बात कहना चाहूँगी बिल्कुल। कि हमारे बच्चे जो हैं वो संगीत के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और मैं उनकी शास्त्रीय संगीत की कक्षा लेती हूँ ऑनलाइन। और अभी मेरे बच्चे जो एक बच्चे दृष्टिबाधित बच्चे, जी 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 students हो। जी उनकी क्लास लेती हूँ, और मेरा एक ग्रुप बना हुआ है हॉस्टल के बच्चों के साथ साथ कॉलेज के अन्य बच्चों का भी, जो संगीत की शिक्षा मुझसे ग्रहण करते हैं। और ये मेरा स्वांतः सुखाय प्रयास है। और अब हमारे कॉलेज में हमारी मैडम ने भी कह दिया है कि आपको एक कक्ष आवंटित कर दिया गया है, उसमें आप बाकायदा बच्चों को बिठाकर 1 घंटा संगीत सिखा सकती हैं। तो ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे मतलब बात महाविद्यालय चाहे में भी- पढ़ाई हाँ, की हो, बात हाँ, चाहे संगीत की हो, हाँ। बात चाहे किसी भी प्रतिभा, किसी भी कार्य की हो, जी। उषा मैम बिल्कुल भी उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं रहने दिए हैं दृष्टिबाधित लोगों के लिए कुछ करने में। तो बिल्कुल। हमारे बच्चे जो हैं अभी यूथ फेस्टिवल में मैंने दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ही ले गई थी मैं, और इनकी प्रतिभा को मैंने अनुभव किया कि इनके अंदर कोई कमी नहीं है, बहुत प्रतिभा इनके अंदर है। थोड़ा इसको निखारा जाए तो ये हीरे की तरह चमक उठेंगे। तो एक बच्चे ने जिला स्तर पर शास्त्रीय संगीत में तृतीय स्थान प्राप्त किया, और हमारे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों ने कॉलेज के समूह गायन में भी तृतीय स्थान प्राप्त किया। हालांकि बहुत कम समय में इनकी प्रैक्टिस हुई, लेकिन इन्होंने सिद्ध कर दिया कि यदि ये और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और रियाज करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब ये भारत के प्रतिष्ठित मंचों पर गाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चे भारत के प्रतिष्ठित मंचों पे अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। बिल्कुल, ये जी। बहुत ही सराहनीय बात है कि उन्होंने मेहनत कर ये उपलब्धि हासिल करी। बिल्कुल। जी। और मैम, अब आपका एक भजन चाहूंगी कि आप प्रस्तुत करें हमारे दर्शकों के लिए। मैंने एक उसको हिंदी गज़ल कह सकते हैं, और वह भजन भी है और गज़ल भी है, क्योंकि ये जो गीत मैंने गज़ल लिखी है ये उन संतों के लिए, उन पैगंबर के लिए, जो पीर के लिए, संतों के लिए वो वाणी जिनको सुनकर मैंने आगे बढ़ने की अपने जीवन में प्रेरणा पाई, और जिनके करुणा से मेरा जीवन महक उठा, और इसी कारण से मेरे जीवन में ये करुणा है कि मैं औरों की मदद करूं। तो वो मेरी आंतरिक जो स्थिति है उसको बयान करती है ये गज़ल, और ये मैं आपको सुनाती हूँ।
तो उनके लिए मैंने कहना चाहिए कि कृतज्ञता ज्ञापित की है अपनी इस हिंदी गज़ल में। जी। तो वही मैं आपको सुनाती हूँ। तुम्ही ने हमको बुलाया नए शहर के लिए, तुम्ही ने हमको बुलाया नए शहर के लिए। कहाँ कहाँ ना भटकते थे हम अंधेरे लिए, तुम्ही ने हमको बुलाया नए शहर के लिए। स्याह रातों में रोशनी की एक किरण के लिए, स्याह रातों में रोशनी की एक किरण के लिए, जिंदगी के उदास गलियों में एक खुशी के लिए, रूह प्यासी थी कभी से तेरे ही संग के लिए, रूह प्यासी थी कभी से तेरे ही संग के लिए। तुम्ही ने नूर के चर्चे किए हमारे लिए, तुम्ही ने हमको बुलाया नए शहर के लिए। कहाँ कहाँ ना भटकते थे हम अंधेरे लिए, तुम्ही ने हमको बुलाया नए शहर के लिए, नए शहर के लिए, नए शहर के लिए। वाह मैम, बहुत बहुत खूबसूरत गीत आपने गज़ल प्रस्तुत करी। और मैम आप जब गा रही थी, आप इतने प्यारे तरीके से गा रही थी, आपकी जो आवाज़ है वो भी बहुत मीठी है। और तब मैं ये सोच रही थी कि आपने गाया उससे ही समझ में मेरे मन में ये सवाल आ रहा था कि बेशक आपने कहीं ना कहीं से शिक्षा भी ली हुई होगी गायन की, तो मैम आपके गुरु कौन रहे हैं? जी, मेरे गुरु बड़ी आध्यात्मिक प्रकृति के थे और उनका नाम पूरे भारत में बहुत सम्मान से लिया जाता है। मेरे गुरु यशवंत देव जी फिल्म संगीतकार और फिल्म निर्देशक थे। आपने लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी की 700 फिल्मों में मराठी और हिंदी को मिला के संगीत दिया है और वो उनके मास्टर भी रहे हैं, उनके भी गुरु रहे हैं एक तरह से। तो उन्होंने मुझे जो शिक्षा दी, और उनकी शिक्षा में सबसे बड़ी बात थी कि शब्दों के साथ भाव का जो जगत है वो बहुत गहरा होना चाहिए। यदि आप अपनी भाव की अभिव्यक्ति शब्दों के साथ नहीं कर पाए तो वह केवल कोरी गायकी होगी, और कोरी गायकी जो होती है वो कभी हृदय से नहीं जुड़ पाती है। गायकी में एक कला होती है, लेकिन भाव जो होता है वो हृदय की गहराइयों में प्रवेश कर जाता है। तो उनकी बातों को मैंने सदैव बहुत ध्यान से और बहुत गहराई से सुना और उसका अनुकरण करने का प्रयास किया। और जो गज़ल मैंने स्वरचित है मेरी लिखी हुई, इस गज़ल में मैंने एक चीज़ का अनुभव किया, आप सभी ने अनुभव किया होगा कि मैं जिस अंधेरे की बात कर रही हूँ, ये अंधेरा दो प्रकार का होता है मनुष्य के जीवन में। एक तो बाह्य अंधेरा होता है और एक हमारा आंतरिक अंधेरा होता है। हमारे पास आँखें हैं लेकिन हमारे पास वो दृष्टि नहीं होती है कि हम लोगों की भावनाओं को समझ सकें, हम लोगों के भीतर वो देख सकें जो हम महसूस करते हैं, और हम ईश्वरीय शक्ति को देख सकें, अपने भीतर के अंधेरे को
उजालों में परिवर्तित कर सकें, ऐसी उस शक्ति और उस उजाले की मैं बात कर रही हूँ जो हमारा बाह्य भी है और आंतरिक भी है। तो मेरे साथ जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, लोग उन्हें कहते हैं कि वो उनके पास दृष्टि नहीं है, लेकिन मैंने अनुभव किया कि उनके पास एक ऐसी दिव्य दृष्टि है, अनुभूति की ऐसी शक्ति है कि वो अपनी चेतना के उजालों में इतना काम कर जाते हैं, ऐसा करते हैं कि हम आश्चर्यचकित होते हैं कि वो ऐसा कैसे कर लेते हैं। तो ये अनुभूति की ताकत है, ये भाव के जगत की ताकत है। और इसे समझने की देर है और हर जी, व्यक्ति इसे जी, समझ जी। नहीं सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। बिट्टू जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो लिपि है, ये ब्रेल लिपि है, इसको भी आपने कहीं ना कहीं से सीखा होगा। जी जी। तो ये कहाँ से आपने सीखा इसे? मैम मैं बता दूं कि फर्स्ट, जैसे कि मैंने अभी अपने हाल ही में बताया था कि मैं फर्स्ट से लेकर 10th तक जो है इंदौर में स्टडी की। जी। इंदौर में प्रकाश नगर नवलखा चौराहा हेलन केलर के नाम से एक स्कूल है, ब्लाइंड जी। स्कूल। वहाँ पे मैंने फर्स्ट से लेकर 3rd 4th तक मैंने ब्रेल सीखी। और पहले मुझे ब्रेल थोड़ी कठिन लगती थी, लेकिन जब हमने उसको थोड़ा मन से सीखा जी। तो मुझे 15 दिन में लगभग पूरी कोड वर्ड और प्लस एक सिंगल लाइन की बुक होती है वो पढ़ना आ गई थी। और 1 मंथ में तो मैंने कोर्स का लिखना चालू कर दिया था। तो मैंने वहीं से अपने अपने स्टडी की, अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब आपने ब्रेल लिपि को सीखना शुरू किया होगा तब अरुचि आना स्वाभाविक सी बात है। जी जी। तो जब वो अरुचि आ रही थी आपको, और जब आपने, क्योंकि अब सीखना तो है ही, कोई और ऑप्शन नहीं है, जब आपने उसे सीखा होगा और उसको सीखने से जितनी चीज़ें आसान आपको लगने लगी होंगी, कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आपको मदद मिलने लगी होगी जी, जी। जैसे जैसे आपने उस लिपि को सीखा होगा, तो क्या अनुभव रहा, कैसा लगता था? मैम मुझे तो जब जैसे मैंने एक पल के लिए मुझे लगा था कि यार मैं ये ब्रेल लिपि जो है वो नहीं सीख पाऊँगा, क्योंकि कुछ कुछ कोड वर्ड्स इसके मिक्स हो जाते थे, आई मीन सेम है होते हैं। तो इंग्लिश मतलब हिंदी में तो मैं सीख गया, लेकिन इंग्लिश के जो कोड वर्ड हैं हाँ जी। वो ABC, तो ये इनके आकार हैं। हाँ। और जब मैंने इनको देखा, पढ़ा, तो कुछ समय तो मेरे को लगा कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर मेरे मन ने एक जुनून पैदा कर लिया कि नहीं, अब मुझे इस ब्रेल को सीखना ही है। तो फिर मैं अपने गुरु की मदद से, अपने टीचर्स, अपने शिक्षक की मदद से जो भी मुझे कठिनाई आती थी मैं उनसे पूछता था, बिल्कुल। तो जी। वो मुझे वो आपको मदद करते जी, थे। जी। बिल्कुल मैम, क्योंकि जैसे उन्होंने वहाँ से सीखा इंदौर में ब्लाइंड स्कूल से, मैम बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो वंचित रह जाते होंगे इस लिपि को जी, सीखने से। तो जी। क्या कोई प्रयास इन ट्रेनिंग सेंटर्स को लेके, इस लिपि के सेंटर्स को लेके कोई प्रयास किया जा रहा है? ये प्रयास अभी मेरे द्वारा शुरू किया जाएगा जी। कि हम देहरादून इंस्टीट्यूट है, वहाँ से हम बच्चों के लिए वहाँ से मुफ्त में स्लेट जिनमें थोड़े से होल होते हैं जी। और उनको वितरित करेंगे। और उसके बाद इन बच्चों को स्लेट के ऊपर हम डॉट्स को का अनुभव कराएंगे कि किस प्रकार का डॉट किस प्रकार का संकेत करता है। मैं एक बात और कहना बिल्कुल। चाहूँगा जी बिट्टू जी। कि ब्रेल में हम मैथ्स भी कर सकते हैं, और अबेकस एक हाँ जी। वो होते हैं छोटा सा, हाँ, उसमें हम मैथ्स से ही हम मल्टीप्लाई, गुणा, भाग, प्लस, जी। माइनस, सब ऑल टोटल, जैसे कि हम लोग जैसे नॉर्मल मैथ्स होती है, बस उसमें हमको दिशाएं जो है वो पहले से हमको बता दी जाती हैं। मैथ्स में कुछ टाइप्स होती हैं, और एक स्लेट होती है टेलर फ्रेम, जिनमें अलग अलग छेद रहते हैं। 64 जो है गड्ढे रहते हैं। हाँ। तो उनमें हम ऐसे सीखते हैं टेलर फ्रेम में, जैसे जी। कि
इस साइड की आकृति उसको वन। यानी मैं Yes, कहूँ yes. कि जैसे जो ब्रेल लिपि है वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ आप मैथ भी उसके जी, अगर आप जी, सीख बिल्कुल, लेते हैं तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिट्टू जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। आपसे बहुत सारे लोग प्रेरित हुए होंगे बिल्कुल, क्योंकि आप इतना आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उनको भी लगेगा जब आप कर सकते हैं तो बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। मैम, मैं क्योंकि समय हमें और इजाज़त नहीं दे रहा है आपसे वार्तालाप करने के लिए, तो मैम मैं चाहूँगी आखिरी में एक छोटा सा संदेश है हमारे सभी दर्शकों के लिए। जी, सारे दर्शकों के लिए यही संदेश है मेरा जी। कि समाज में हम ऐसी जागृति लाएं कि हम अधिक से अधिक दृष्टिबाधित जो लोग हैं उनको पढ़ने लिखने की दिशा पे प्रेरित करें और उनकी मदद करें, ताकि हम बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षित करके और ख़ास तौर से इस ब्रेल लिपि में निष्णात करके हम उनको आगे बढ़ाएं, ताकि ब्रेल लिपि के द्वारा वो लिखकर भी अपनी बात कह सकें, बोलकर भी बात कह सकें। और ये ब्रेल लिपि की सबसे बड़ी खूबी है कि वो बिंदुओं के द्वारा अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों को ही तो भाषाओं को के संबंध में अपनी बात लिख सकती है। और ये बिल्कुल, यानी चाहूँगी ब्रेल के माध्यम से आप अपनी काफी सारी जीवन की परेशानियों को कम कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार भी कर सकते हैं। जी। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए, अपना समय देने के लिए और इतनी सारी जानकारियां साझा करने के लिए, अपना प्यारा भजन हमारे दर्शकों को सुनाने के लिए। तो दर्शकों, आज कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।